नमस्कार दोस्तों। क्या आप सभी जानते हैं कि एक प्लांट के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का अंदर जाना, ठीक है, ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है? या अगर हम बात करते हैं किसी भी पौधे के अंदर पानी की ज्यादा मात्रा को बाहर किससे निकाला जाता है, तो नहीं जानते तो इस क्लास को अंत तक देखिए और आप सारी चीजों को जान जाएंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होती है उन सारी चीजों को जान जाएंगे। एक एक पॉइंट को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर कैसे बनते हैं टॉपिक से उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसपी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2, जहां पर मैं आपको स्टोमेटा के बारे में बताऊंगा। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बता दिया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन की नीड के बारे में बताया था, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बारे में बताया था। इसके अलावा इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री की तीन चैप्टर की वीडियो जो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्टोमेटा होता क्या है, व्हाट इज स्टोमेटा, तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखिए किसी भी पौधे में अगर हम बात करते हैं तो एक पौधे में क्या होता है, पत्ता, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, एक पत्ते की बात करते हैं इस तरीके से, तो पौधे में क्या होता है, इस तरीके से एक पत्ता होता है और इस पत्ते पे क्या होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ढेर सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इस छिद्र की अगर हम बात करते हैं तो यही छिद्र जो होता है आपका स्टोमेटा होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में साफ शब्दों में लिखा गया है कि दीज आर टीनी पोर्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो स्टोमेटा होते हैं क्या होते हैं, एक छोटे छिद्र होते हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस के लीफ में और स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज, यानी कि जैसे मैंने ऊपर आपको लिखकर दिखाया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। एंड ट्रांसपैरेशन अक्कर, कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी पौधे के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इस वाटर को वेपर बना करके उड़ाने का काम भी क्या होता है, स्टोमेटा का ही होता है। तो कहने का मतलब कुल मिला जुला करके अगर हम आपको बताएं एक साथ, तो स्टोमेटा क्या होता है बेटा, ये स्टोमेटा एक छोटा सा छिद्र होता है जो किसी भी लीफ और स्टेम के एपिडर्मिस लेयर पर पाया जाता है और इसका काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना और ट्रांसपैरेशन करना। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नीचे आता है आपका फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के फंक्शन की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, विशेषकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है भाई स्टोमेटा, तो स्टोमेटा करता है कि लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द ट्रांसपैरेशन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान ये क्या करता है, ज्यादा मात्रा में पानी को बाहर निकालने का काम करता है। अब बेटा बात करते हैं स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की। तो देखो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो यह क्या है, आपके स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर अगर बगल में बनाऊँ तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। जहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये जो आपका स्टोमेटा है तो इसकी संरचना की बात करते हैं तो ये बीन शेप्ड की स्ट्रक्चर है जिसको हम गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। और इसी गार्ड सेल में बेटा होता क्या है, इस गार्ड सेल में आपके पाए जाते हैं आपके प्लास्टिड पाए जाते हैं या फिर कह सकते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा तो बाहर की ओर संरचना देखेंगे तो बाहर की ओर जब जाते हैं तो इस तरीके से कुछ संरचना बनती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है, इस तरीके से संरचना बनती हुई आपको दिखाई देगी। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इसका नाम भी जान लीजिए, इसको कहते हैं हम सबसिडरी सेल। क्या कहते हैं, सबसिडरी सेल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके बीच में देखेंगे तो क्या होते हैं आपके छोटा सा पोर पाया जाता है जिसको स्टोमेटल पोर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को हम बारीकी से अच्छे तरीके से समझते हैं। एक बात बेटा आपको और मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो बात है क्या, तो अगर आप किसी डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट प्लांट की बात करते हैं तो डाइकॉट प्लांट के अंदर जो आपकी स्टोमेटा होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है। कैसी होती है,
बीन शेप्ड होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं घास की, यानी कि एक ग्रास की बात करते हैं, तो ग्रास मतलब क्या होता है, आपका घास होता है। किसी भी घास के अंदर जाते हैं तो स्टोमेटा जो होती है बेटा, वो डम्बल शेप होती है, डम्ब बेल शेप की होती है। जैसे कि वो जिम में रखा होता है ना, इस तरीके का डम्बल, इस तरीके का डंबल रखा होता है जिम में, ठीक है। इस तरीके के डम्ब बेल शेप की ये स्टोमेटा क्या होती है, ग्रास फैमिली में पाई जाती है, यानी कि घास के अंदर पाई जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से नोट करेंगे और समझेंगे। अब चलिए अगर हम बात करते हैं इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर की बात करते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, तो व्हाट इज स्टोमेटा का जो आंसर है बेटा, उसको मैंने आपको ऊपर बता दिया कि स्टोमेटा क्या होता है, एक स्मॉल टीनी पोर होता है जो लीफ और स्टेम के एपिडर्मिस लेयर पर पाया जाता है। ये बीन शेप्ड होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब अगर हम बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, यानी कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है और जो क्लोजिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर आर कंट्रोल बाय द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपकी गार्ड सेल होती है, उस गार्ड सेल की बात करते हैं, तो गार्ड सेल का मतलब बेटा इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना हुआ था ना बीन के जैसा का, तो ये आपकी क्या है, गार्ड सेल है, जिसके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये गार्ड सेल क्या करता है, जब पानी को ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब कर लेता है, जब ज़्यादा मात्रा में इसमें पानी हो जाती है तो गार्ड सेल फूल जाता है, यानी कि स्वेल कर जाता है। जब गार्ड सेल स्वेल कर जाता है तो स्टोमेटा हो जाती है ओपन, और जैसे ही गार्ड सेल पानी को रिलीज कर देता है, यानी कि वो पिचक जाता है, तो स्टोमेटा हो जाती है क्लोज। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की प्रयास कर रहे हैं और समझेंगे भी। चलिए आगे बात करते हैं। व्हेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, यानी कि गार्ड सेल क्या करती है, अपने आसपास की कोशिकाओं से जब पानी को ले लेती है, दे स्वेल टू बिकेम अ टर्जिड बॉडी, ठीक है। यानी कि जो आपकी गार्ड सेल होती है वो आसपास के सेल से क्या करती है, पानी लेती है, और पानी लेने के बाद वो क्या हो जाती है भाई, टर्जिड हो जाती है, टर्जिड बॉडी बन जाती है, विच इनलार्ज द पोर्स इन बिटवीन, यानी कि उसके बीच की जो छोटी सी छिद्र होती है वो क्या होती है, बड़ी हो जाती है, यानी कि इस प्रक्रिया को कहते हैं स्टोमेटा ओपन। यानी कि अगर हम बात करते हैं कुल मिला जुला करके आप लिखेंगे, अगर आपका स्टोमेटा के अंदर पाए जाने वाला गार्ड सेल, ठीक है, स्टोमेटा के अंदर पाए जाने वाला जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो रहा है, गार्ड सेल क्या हो रहा है, टर्जिड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टोमेटा है आपका, स्टोमेटा आपका ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल टर्जिड हो रहा है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और गार्ड सेल अगर फ्लैसिड हो रहा है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे क्या लिखा गया उसको समझिए कि वाइल जबकि या व्हेन, जब वाटर इज रिलीज, यानी कि पानी रिलीज कर दिया जाता है, दे बिकेम फ्लैसिड, जब स्टोमेटा की गार्ड सेल पानी को रिलीज कर देते हैं तो वो फ्लैसिड हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और टू क्लोज द पोर, और स्टोमेटा की जो पोर होती है वो क्लोज हो जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम बात करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल की टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पर, गार्ड सेल की टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, ठीक है, गार्ड सेल की टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी पर डिपेंड करती है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आई होप आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपका जो स्टोमेटा है वो क्लोज जब होता है या फिर जब ओपन होता है वो कैसे दिखाई देता है, देखो यहाँ पर आपके दिखते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दो हैं और दोनों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका गार्ड सेल है, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है,
गार्ड सेल है। इसमें भी व्हाइट कलर का दिखने वाला स्ट्रक्चर क्या है, गार्ड सेल है, तो इसको हम गार्ड सेल कह देते हैं। इसी गार्ड सेल में क्या आपका जो डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो स्टोमेटा है इधर वाला, ये आपका ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। ओपन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है, जो आसपास की सेल होती है, ये पड़ोस की सेल है, इस पड़ोस की सेल से जो आपकी गार्ड सेल होती है वो पानी को ले लेती है ज़्यादा मात्रा में। जब पानी ज़्यादा मात्रा में लेगी तो ये क्या होगी, फूल जाएगी, यानी कि स्वेल कर जाएगी। जैसे ही स्वेल करेगा तो इसके अंदर की जो पोर होती है वो पोर की साइज़ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, जब ये ट्रांसपैरेशन कर लेता है, यानी कि वाटर लॉस कर लेता है, क्या कर लेता है, वाटर लॉस कर लेता है, पानी को निकाल देता है, तो ये पिचक जाता है, जैसे कि इसको सुखवा लग गया हो, इस तरीके से ये पिचक गया। तो पिचकने के बाद क्या होता है, स्टोमेटा की जो पोर होती है वो छोटी हो जाती है, यानी कि स्टोमेटल पोर बंद हो जाती है, तो इसको कहते हैं क्लोज स्टोमेटल पोर। तो आई होप आप दोनों डायग्राम को देख करके डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो अगर एग्जाम में आप इस डायग्राम को बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका प्रभाव पड़ने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है, यानी कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस होने के दौरान क्या क्या फायदे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस ही क्या है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा तरीका है जिससे सोलर एनर्जी मतलब कि सूर्य के प्रकाश को बनाया जाता है अवेलेबल, ठीक है, अलग अलग जीवों के लिए। अगर हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता, ठीक है, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो क्या होता, तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाती। दूसरी बात, किसी भी इंसान को सोलर एनर्जी से मिलने वाली जो एनर्जी है वो नहीं ले पाता। कैसे, अगर हम बात करते हैं तो वह विटामिन डी के रूप में सूर्य की ऊर्जा को तो लेता ही, लेकिन अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में, तो सोलर एनर्जी से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, और इस पौधे से क्या करते हैं, हम इंसान और अन्य जानवर क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। बेटा बात अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि जी सर बातें समझ में आई, और अगर नहीं समझ में आ रही है तब पर भी आप बताइए। ग्रीन प्लांट आर मेन प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं, मेन प्रोडक्ट होते हैं आप फूड भोजन के इन द इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम की बात करते हैं, किसी भी पारितंत्र की बात करते हैं, जो आपका ग्रीन प्लांट होता है वही आपका मेन सोर्स होता है भोजन का। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम को देख लो, चाहे आप पॉन्ड इकोसिस्टम को देख लो, चाहे आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देख लो, चाहे आप रिवर इकोसिस्टम को देख लो, सभी इकोसिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं जो आपके प्लांट होते हैं, जो आपके ग्रीन चीज़ें होती है, यानी कि प्लांट होती है, वही क्या होती है, एनर्जी की मेन स्रोत होती है, और इस प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। और इकोसिस्टम की रही बात, तो इकोसिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपको बहुत ज़रूर बताएंगे और समझाएंगे। कहाँ पर, तो इकोसिस्टम नाम का एक चैप्टर ही आपके लास्ट में, ठीक है, इस बायोलॉजी के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसको समझाएंगे आपको इकोसिस्टम क्या होता है। आगे हम बात करते हैं ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, अन्य दूसरे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट। कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे वो आपका इंसान हो गया, चाहे वो आपकी बकरी हो गई, चाहे वो आपका गाय हो गया, एक छोटा सा टिड्डा हो गया, ये सारे के सारे अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर ही, पौधे के ऊपर ही क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आगे की लाइंस में क्या लिखा गया उसको देखिए। उसको देखने का मतलब आपको समझाना है कि आगे हम क्या बता रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एयर। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको सबसे ऊपर ही लिख करके दिखा दिया था कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होगा, रोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होंगी, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट को बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो एक बात को आप वापस से समझ लीजिएगा
कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कोई भी जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर की ओर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अंदर लेता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर की ओर निकालने का काम करता है। तो आई होप आप दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो कि मैंने आपको समझाया कि फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या होता है, और दूसरी बात स्टोमेटा क्या होती है और ये कैसे काम करती है। इन दोनों पॉइंट्स को आप बारीकी से एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपको बताएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, और हो सकता है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ साथ मैं आपको लाइफ प्रोसेस की न्यूट्रिशन टॉपिक को ही खत्म कर दूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चलते हैं, आप सभी से विदा लेते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप समझदार हैं कि आपको क्लास लाइक करना है और आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि सर क्लास अच्छा लगा, और नहीं भी अच्छा लगा तो सर बताइए कि हमको क्लास अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर दिक्कत हो रही है समझने में, तो मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट बॉक्स में ही आपको सेटिस्फाई कर दूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ASB बालाजी परिवार का हिस्सा बन जाइए।